जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं आदिवासियों को जड़ से समाप्त करने की रणनीति पर जो काम चल रहा है या उसका कोशिश हो रहा है उस पर मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कुड़मियों पर वीडियो बना चुका हूँ और मणिपुर में भी बना चुका हूँ। इन सब जगहों पर या जो हो रहा है उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में आदिवासियों की किस तरह से घेराबंदी हुई है, इसे समझने के लिए वहाँ के जातीय वर्चस्व के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा छेड़े गए युद्ध को प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल और द वायर की नज़रों से समझने की कोशिश करते हैं। इसे अंगना पी चटर्जी, जो द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जेंडर एंड पीपल्स राइट्स इनिशिएटिव सेंटर फॉर रेस एंड जेंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले की सह अध्यक्ष है, ने संकलित किया है। ये मूलतः उन्हीं का जो रिसर्च है उसी को मैं सरल भाषा में इसमें लाने का कोशिश कर रहा हूँ और उसमें थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आता है उसको मैं अपने तरह से हल्की फुल्की व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्रवादियों का एक अभियान है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों और ईसाइयों, आदिवासी और दलितों इत्यादि का टूटना जरूरी है। अपनी विचारधारा को बहुमत की विचारधारा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन अल्पसंख्यक मुसलमानों, ईसाइयों, आदिवासियों और दलितों को तोड़ा जाए, उन्हें हिंदू बनाया जाए, नहीं तो विभिन्न एट्रोसिटी के तहत उन्हें राज्यविहीन कर दिया जाए। विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह दशकों पहले हिंदू दक्षिणापंथियों द्वारा शुरू की गई योजना का हिस्सा है। आप ध्यान देंगे तो नाजी की परिकल्पना एक विभत्स क्रूरता की दास्तां बयां करती है और नाजियों के लिए राष्ट्र किसी भी तरीके से हासिल करने वाला वो वस्तु होती है जिसे चाहे जन आंदोलन हो या चोरी से या हिंसा से या नस्लीय हिंसा से किसी भी तरह सत्ता को कब्जा करना ही उनका मकसद होता है। हिटलर कभी इस विचारधारा के पोषक थे। आज अपने देश में भी यह सब देखने को मिल ही रहा है, इसे आप समझ रहे होंगे। यह रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती विचारक एम एस गोवालकर ने नाजियों की गहरी प्रशंसा की। उनका कहना था कि हमारी नस्ल और इसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को सिमेटिक नस्ल यहूदियों से मुक्त करने के लिए किए गए क्रूरता से दुनिया को चौंका दिया था। गोवालकर ने आगे कहा कि भारत में गैर हिंदू देश में रह तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के अधीन, बिना किसी दावे के व किसी विशेषाधिकार के पात्र भी नहीं हों, यहाँ तक कि नागरिक अधिकारों के भी नहीं। आज के परिदृश्य में इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। 2019 में अपनी दूसरी चुनावी जीत के बाद से मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सरकार ने अखंड भारत यानी कि अविभाजित भारत को साकार करने को प्राथमिकता दी। लेकिन आप गौर करें तो पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र तभी संभव होगा जब अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई, आदिवासी और दलितों को तोड़ा जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदुत्व आंदोलन मुस्लिम नागरिकता पर हमला करता है। CAA और NRC के मार्फत तो दूसरी तरफ ट्राइब और ईसाई आदिवासी समुदाय के नस्लीय सफाया को इग्नाइट या उकसाने का काम किया जाता है। तो कश्मीर में भूमि कब्जे के माध्यम से उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाया जाता है, जिसके लिए 370 हटाया गया। ये अलग बात है कि आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने वहाँ अपना ना तो ससुराल बना पाया और ना ही ज़मीन। लेकिन आपको याद हो तो गुजरात का एक ठग किरण पटेल कैसे PMO का पदाधिकारी कहकर ज़मीन की सौदेबाजी में पकड़ाया था। भारत सरकार के हाई सिक्योरिटी को कैसे केंद्र सरकार ने इस्तेमाल करने दिया, यह आज भी एक सवाल है। यह सब उसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का ही हिस्सा है। 2022 के बाद से हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हेट स्पीच और दिल दहला देने वाली हिंसाएं नियंत्रण से बाहर सी हो गई है। हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित उच्च वर्ग जाति के हिंदुओं की चुप्पी और विभिन्न अदालतों, संस्थानों और राज्य बलों की मिलीभगत से हिंदू लड़ाकों के झुंड गाँवों में, शहर में धावा बोल रहे हैं। 2023 में बर्बरता चरम पर पहुंच गई है। UAPA हो, भीड़ का इंसाफ हो, बम या बुलडोजर न्याय, यह अब स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंक का पर्याय बन गया है। कई राज्यों में जैसे हरियाणा के नूह की हिंसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड के रांची में पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान से फैली हिंसा, असम, कश्मीर और मणिपुर आदि सब जगह यह प्रयोग हो रहा है। अब नाजी फिलॉसफी के तहत पूर्वोत्तर पर कब्जा करने की रणनीति को समझने का हम प्रयास करते हैं। मोदी सरकार ने सैन्य और व्यापार प्रभुत्व के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करने और प्रतिभूति को प्रेरित करने के लिए 1991 की लुक ईस्ट नीति को फिर से लागू किया, कुछ बदलाव के साथ। यानी पूर्वोत्तर के जल, जंगल और ज़मीन और उसके अंदर मौजूद खनिज पर दोहन पर अपना अधिकार जमाने के लिए लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय न लगाकर मोदी सरकार ने
प्रतिभूतिकरण यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के लिए सामाजिक जीवन, धर्म और सरकार को हथियार बनाता है। व्यापार और वाणिज्य को गैर हिंदुओं यानी कि मुसलमान, आदिवासी, ईसाई द्वारा खतरा बताकर और नस्लीय अंतर्विरोध पैदा किया जाता है। जैसे मणिपुर वाले मामले में गैर आदिवासी मैतियों द्वारा आदिवासी बनकर जल, जंगल और ज़मीन पर कब्जे की लड़ाई सांप्रदायिक तरीके से चल रही है। ऐतिहासिक रूप से खुली सीमाओं के पार रहने वाले प्रवासियों को बाहरी दुश्मन के रूप में गढ़ा जाता है और सीमावर्ती इलाकों में जनजातीय जल, जंगल और ज़मीन और श्रम पर कब्जा करके वहाँ के आदिवासी पहचान, संस्कृति और उनके आत्मनिर्णय को नष्ट कर दिया जा रहा है। इस तरह आदिवासी अस्तित्व पर जोरदार हमला किया जा रहा है। 27 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिंदू मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को अनुशंसा की बात करती है, जबकि किसी भी कोर्ट, चूंकि यह प्रावधान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 342 के तहत प्राप्त है, को इसे लेने का अधिकार नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसकी हाई कोर्ट में निर्णय संविधान सम्मत नहीं है। जातियों के इस तरह के समावेशन से हाशिए पर रहने वाले जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मणिपुर की 53% से अधिक आबादी मैती लोगों की है, जो अधिकतर हिंदू हैं, और मैती समुदाय काफ़ी समय पहले अलग अलग जनजातीय समूहों के अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हिंदू बनने और आपस में संबंध बनाने से हुई जाती है। यानी कि मैती की जातीय पहचान विभिन्न जनजातीय समूहों के एक साथ जुड़ने से उभरी। प्रारंभ में मैती समुदाय के लोग भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शामिल होने से विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैतेई लोगों को हिंदूकरण और जातिकरण के माध्यम से शांत कर दिया गया। अब उनके लिए भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा सूट कर गया। हिंदुत्व के समर्थक ईसाइयों और मुसलमान, आदिवासियों और दलितों तथा भारत के गैर हिंदू लोगों के पारंपरिक और संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। जैसे रघुवर दास, एक गैर आदिवासी, जब झारखंड के सीएम थे तो यहाँ की ज़मीन का कानून CNT एक्ट को संशोधन का प्रयास किया। हाशिए पर रहने वाले समुदायों SC, ST, OBC को शैक्षणिक संस्थानों सहित आरक्षण तक पहुंच से लगातार वंचित किया गया है। पेपर लीक होकर या डोमिसाइल पॉलिसी के विवाद से या हाई कोर्ट आदि में मामले को खींचकर चीज़ों को हमेशा लटका के रखा जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का चयन का मामला हो या उनके लिए कोई अधिसूचना, यह सब हिंदू बहुसंख्यक ही तो कर रहे हैं। आदिवासियों को तो सिर्फ मोहरा बनाया जाता है। प्रतिनिधित्व का कानून के तहत आदिवासी सीट से जीता नेता आदिवासी के हक और अधिकारों पर बात करने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं कि आज कैसे वे अपने पार्टियों के चरण चुंबक बने हुए हैं, आदिवासियों के नहीं। इस रिपोर्ट में आगे कहता है कि 19 अप्रैल को जब मणिपुर उच्च न्यायालय का निर्देश सार्वजनिक हुआ तो कुकी समुदाय में बड़े पैमाने पर असंतोष और आक्रोश फैल गया। ताक में बैठे हिंदू वंशज मैती और हिंदू राष्ट्रवादी मिलिशिया से कुकी समुदाय को क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा और नरसंहार को अंजाम दिया गया। यह सब रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। 3 मई से जुलाई 2023 के बीच पूरे मणिपुर में कुकी क्षेत्रों पर 286 से अधिक हमले किए गए। सरकार समर्थित हिंदू वंशज मैती और हिंदू राष्ट्रवादी मिलिशिया ने कुकी लोगों पर कहर बन पर सफाया की रणनीति पर नरसंहार को अंजाम दिया। उनके अपराधों पर भी कोई केस दर्ज नहीं होता था। रिजल्ट यह हुआ कि इतने दिनों में कुकी समुदाय के लगभग 170 सदस्य मारे गए और 48,500 से अधिक लोग विस्थापित हुए और 2,440 घरों को आग लगा दी गई या क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 4 मई से 3 जून के बीच कितने ही धार्मिक स्थलों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया या लूट लिया गया। भीड़ की सहायता के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए मैतेई महिलाओं को लामबंद किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये घटनाएं राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत और राज्य बलों के कर्मियों की पक्षतापूर्ण भागीदारी के साथ हुई है। इतना ही नहीं, मैती मुस्लिम, जिसे पंगल भी कहते हैं, जो हिंदू, मैतेई, नागा और कुकी के बाद मणिपुर में चौथा सबसे बड़ा समुदाय को कुकी का समर्थन नहीं करने की धमकी दी गई। हिंदू मैतेई भीड़ द्वारा 2 कुकी महिलाओं के खिलाफ सामूहिक यौन हिंसा को जुलाई के मध्य तक व्यापक निंदा नहीं मिली थी, जब तक कि सार्वजनिक हमले को दर्शाने वाला एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। कथित तौर पर 900 से 1000 लोगों की मैतेई भीड़ ने हत्या और लूटपाट के साथ कुकी गांव को निशाना बनाया। उन्होंने कथित तौर पर 2 कुकी महिलाओं को नग्न कर घुमाया। उनमें से एक के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई है कि जानकारी खुद CM बीरेन्द्र सिंह देते हैं। कुकी समुदाय के साथ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं असहनीय रही है। हेट स्पीच, झूठे बयान और धोखे ने कुकी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को गौन कर दिया, क्योंकि सबका ध्यान गोदी मीडिया और अन्य माध्यमों से इन्हीं हेट स्पीच और झूठे बयान को दिया जाता रहा। मैतेई राजनीतिक नेताओं ने दावा किया कि 3 मई तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी। ऑर्गेनाइजर, जो RSS का मुखपत्र है, कहता है कि मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने आग्रह किया कि कुकी आदिवासियों को नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी घोषित किया जाए और
विश्व मैतेई परिषद ने तर्क दिया कि हिंसा की योजना म्यांमार प्रवासी कुकी चिन द्वारा बनाई गई थी और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कुकी उग्रवादियों पर नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया। जबकि पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि म्यांमार के लगभग 2000 लोग ही मणिपुर में उस समय तक थे, वो भी सरकार की निगरानी में। उसके बावजूद यह स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़ प्लांट किया जाता है। माजरा आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद तो आक्रामकता की श्रृंखला ही शुरू हो जाती है। राजबलों से हथियार और गोला बारूद लूटे गए। मुख्यतः मेतेई द्वारा कुछ कुकी समूह और व्यक्तियों ने बलपूर्वक जवाब दिया। मई की शुरुआत में कुकी समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा ने लगभग 5000 मैतेई को विस्थापित कर दिया। जून के मध्य में कुकी व्यक्तियों ने कथित तौर पर किसी भी मैतेई व्यक्ति की हत्या नहीं की जो उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने कुकी के घरों को आग लगा दी थी, और जुलाई की शुरुआत में 3 मैतेई व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री और कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी अमित शाह के पसंदीदा मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पद पर बने हुए हैं। कुकी के खिलाफ उनके असंयमित रुख और प्रमुख मैतेई हितों के समर्थन के लिए उनकी सराहना की गई। मोदी सरकार ने शत्रुता को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की, जिससे संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया। रक्तपात ने मैतेई, नागा और कुकी और ईसाई, मुस्लिम और हिंदुओं को और विभाजित कर दिया। कुकी पीपल्स अलायंस ने राज्य विधानसभा में भाजपा को अपना समर्थन वापस ले लिया। अब इन सब के पीछे जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होती है, उसका प्लांटेशन हिंदूकरण के माध्यम से कैसे होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर को हिंदू बनाने के लिए एक जन आंदोलन को फैलाने की योजना दशकों पहले क्रियान्वित की गई थी। हिंदू दक्षिणापंथी संगठनों की स्थापना पैदल सैनिकों, भावी नेताओं और मिलिशिया कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। 1949 के आसपास आरएसएस केंद्र असम और फिर मणिपुर में दिखाई दिए। 1965 तक आरएसएस ने इस क्षेत्र में दैनिक कार्य शुरू किया। 1975 तक पूरे मणिपुर में कई हिंदू दक्षिणापंथी शाखाएं कार्यरत थी और 21वीं सदी के अंत में एक भाजपा सदस्य को वहां के विकास की देखरेख का काम भी सौंपा गया था। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की अगुवाई और उसके बाद हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के संघ परिवार समूह ने मणिपुर में गतिविधियां बढ़ा दी। यह गुमराह करते हुए कि पूर्वोत्तर में आक्रामक और गैर सहमति से ईसाई धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने ईसाइयों को जबरन बाहर निकालने या उन्हें जबरन हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए बनवासी कल्याण आश्रम और आदिम जाति समिति की स्थापना की। 1993 में मणिपुर में मुस्लिम घुसपैठ की साजिश कहकर मुस्लिम मैतेई समुदाय को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। 1994 तक हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया और राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर जबरन आत्मसात करने यानी कि जबरन हिंदू धर्म में मिलाने और इलीगल इमिग्रेशन यानी कि अवैध अप्रवासन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। 1995 तक पूर्वोत्तर में कथित तौर पर हिंदू दक्षिणापंथी संगठनों और उसके सहयोगी संगठनों की 650 शाखाएं थी। 2017 तक ऐसी 6000 से अधिक शाखाएं थी। 1998 में मध्य प्रदेश में 4 कैथोलिक ननों के साथ बलात्कार किया गया था, जिसके बाद हिंदू राष्ट्रवादियों ने हिंदुओं के खिलाफ ईसाई हिंसा का प्रचार किया। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने बिना किसी सबूत के कथित तौर पर कहा कि नागालैंड और मणिपुर में ईसाई लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। झूठ को प्रचार करके सही साबित किया जाता था और गोदी मीडिया इसे फैलाती थी। 2000 के दशक के दौरान मणिपुर में राज्यबलों और द्वारा नागरिकों के खिलाफ की गई संगठित हिंसा में बलात्कार और उसे छुपाने के प्रयास के अत्याचार शामिल थे और इसे आरएसएस का समर्थन मिला। इस सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1998 संशोधित 1972 सहित और अन्य विधानों जैसे दंड मुक्ति कानूनों से राज्य बलों को लोगों के विरुद्ध किए गए एट्रोसिटी से सुरक्षा प्रदान किया गया। 2008 से 2014 के बीच कथित तौर पर असम, मणिपुर और त्रिपुरा में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा 340 एकल विद्यालय स्कूल संचालित किए गए, जिसमें से 12000 छात्र थे। 2014 में आरएसएस नेता मोहन भागवत ने इम्फाल में कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। बताइए, इतना कुछ हो रहा था और राज्य और केंद्र की इंटेलिजेंस इकाइयाँ क्या कर रही थी, जबकि उस समय भाजपा की सरकार वहाँ नहीं थी, कांग्रेस की थी। भाजपा ने 2015 में मणिपुर विधानसभा की 2 सीटें हासिल की थी। भूमि राजस्व और सुधार, वाणिज्य और लोगों की सुरक्षा के नाम पर राज्य के कानून ने मणिपुर की कमज़ोर जनजातियों को हाशिए पर डाल दिया। 2014 में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की चुनावी जीत के बाद क्षेत्र में हिंदू राष्ट्रवाद के विकास से सहायता प्राप्त होकर भाजपा ने 2017 में मणिपुर में सत्ता दोबारा संभाली। इस जीत के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों ने पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन और मणिपुर भाजपा की प्रशंसा की। 2017 की शुरुआत में भाजपा के नेतृत्व में हिंदुत्व संगठनों ने हिंदू वोट सुरक्षित करने के लिए मैतेई लोगों के बीच गतिविधियां तेज कर दी।
मैती समुदाय के कुछ वर्ग नागा समुदाय के कुछ वर्गों के साथ भाजपा के राजनीतिक गठबंधन पर अविश्वास कर रहे थे। जैसे जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपनी जमीनी स्तर पर उपस्थिति बढ़ाई, उन्होंने मैती के हिंदूकरण के लिए फ्लैश पॉइंट की पहचान की और भगवाकरण की एक विधि के रूप में वैष्णववाद को बढ़ावा दिया। 13 अगस्त 2019 को आरएसएस ने मणिपुर के दिग्गजों के चित्रों के साथ या उसके बीच भारत माता का चित्रण सम्मिलित करते हुए देशभक्त दिवस आयोजित किया। पूरे मणिपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बाल संस्कार केंद्र, भारतीय जन सेवा संस्थान, भारत कल्याण प्रतिष्ठान, एकल विद्यालय, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी या वन बंधु परिषद, किसान संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, सेवा भारती सेवाश्रम, बनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती और विहिप द्वारा संचालित हिंदू राष्ट्रवादी स्कूल शुरू हो गए। मई 2019 में अमित शाह ने बाहरी आक्रामकता की बात करते हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को घुसपैठियों को बाहर निकालने के तंत्र के रूप में पेश किया। 2022 में एक आरएसएस नेता ने मणिपुर में कहा कि संगठन का मुख्य दायित्व भारत की सुरक्षा है, इसकी पहचान का संरक्षण और हिंदू राष्ट्र का एकीकरण था। उस वर्ष भाजपा को मणिपुर में दोबारा राज्य में सत्ता हासिल हुई। इतिहास को अपने अनुकूल बनाने के लिए मणिपुर सरकार ने मणिपुर की संस्कृति, इतिहास, भूगोल और परंपरा पर पुस्तकों के लिए राज्य की मंजूरी को आवश्यक बनाया। सोचिए किस तरह इतिहास को बदला गया और बदला जा रहा है। वहीं एनआरसी को लागू करने पर जोर दिया गया। पहले असम में इस्लामोफोबिया का प्रयास हुआ, जिसमें लाखों बंगला मूल के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। तो इसके बाद मणिपुर में एनआरसी का कार्यान्वयन करना था ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों व्यक्तियों के वंश के दस्तावेज का मूल्यांकन एनआरसी के सत्यापन के नाम से किया जा सके, ताकि यह तय किया जा सके कि मणिपुर के गैर हिंदू भारत के वास्तविक नागरिक हो सकते हैं या नहीं। आप समझिए किस स्तर पर एजेंडा चलाया जा रहा था और गोदी मीडिया आपको क्या समझा रही है। यदि मणिपुर के आदिवासियों की स्थिति पर आपको तरस नहीं आ रहा है तो समझिए अगला नंबर आपका है। आज हिंदू राष्ट्रवादी संगठन पूरे मणिपुर में हिंदू मैती समूहों के साथ हैं, जो बीएचपी और बजरंग दल जैसे इकाइयों द्वारा संबद्ध है और इनके द्वारा कथित तौर पर 107 से 120 आरएसएस शाखाओं, 44 अखिल भारतीय कल्याण आश्रम इकाइयों और 463 एकल विद्यालयों को सहायता इनसे प्राप्त है। मणिपुर की जीवन को तार किस तरह से किया गया, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मई 2023 तक बहुसंख्यकवादियों के भाषण ने कुकी समुदाय को अन्य या बाहरी के रूप में वर्गीकृत किया। इस साल जनवरी में अमित शाह ने कहा था कि केवल 8 वर्षों में पीएम मोदी ने 51 बार मणिपुर का दौरा किया, यह दावा करते हुए कि हमने मणिपुर के आतंकवाद से मुक्त बनाने का वादा किया था। आज मणिपुर पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त है। अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए 3 चर्चों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मई के बाद से हिंदू राष्ट्रवादियों और बहुसंख्यक मैती हिंदुओं ने क्षेत्र में जातीय वर्चस्व को मजबूत करने के लिए सहयोग किया। कुकी ईसाई समुदाय के एक नेता का कहना है कि घाटी के मैती लोगों को हमारे खिलाफ करने के लिए उनका हिंदूकरण किया गया। वे हिंदू राष्ट्रवादी हाओ और कुकी और नागा को अछूत मानते हैं। ट्राइब और आदिवासी लोग कभी हिंदू नहीं थे। हिंसा के पीछे हिंदुत्व की प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण की महत्वाकांक्षा और बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने की मैते की योजना है, ये कुकी नेता का कहना है। यह प्रक्रिया 30 वर्षों से चल रही है और 2019 से असाधारण रूप से आक्रामक हो गई है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि कथित तौर पर आरएसएस के उकसावे पर मणिपुर सरकार ने वन विभाग को 2023 की शुरुआत में वन भूमि को मापने के लिए प्रेरित किया। आदिवासी भूमि पर दावा करने के लिए कानूनों में हेरफेर किया गया। कुकी समुदाय के सदस्यों का कहना है कि मणिपुर मास्टर प्लान के तहत यहाँ मणिपुर में भी गुजरात 2002 और कंधमाल यानी कि उड़ीसा 2007-2008 जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जैसी घटनाएं होंगी। 2023 के हमले पूर्व नियोजित थे। मैतेई लोग आरएसएस के साथ अपने गठबंधन को अवसरवादी मानते हैं, लेकिन आरएसएस मैतेई लोगों को अपने में मिलाकर उनका इस्तेमाल युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए करेगा, ऐसा कुकी लोगों का कहना है। कुकी ईसाई समुदाय के सदस्यों का कहना है कि नफरत ने उनके समुदाय की आत्मा को तोड़ दिया है। शारीरिक रूप से प्रताड़ित शरीर अत्यधिक भय से घिरा हुआ है। भौतिक संपत्ति, पूजा स्थल, यादें, पवित्र स्थल और आजीविका सब तबाह हो गए हैं। यह जो अवर्णनीय हिंसा है कुकी को उनकी मातृभूमि से विस्थापित करने, उन्हें वंचित करने के लिए की गई थी। हमलों ने उन्हें हम कौन हैं, हमारी जीवन, नैतिकता, स्वदेशी ज्ञान, खनखो और उनके जीवन जीने के तरीकों को अपवित्र और नष्ट करने की कोशिश की गई। यह अलगाव आध्यात्मिक अविश्वास और भयानक यातना है। आपको बात समझनी होगी कि यह जो हमला था
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 8 मई को कुकी समूहों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से 5 दिन पहले शुरू हुए थे और इस संधि के तहत कुकी इलाके को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र परिषद प्रदान करना था, यानी कि ऑटोनोमस एरिया काउंसिल को लागू करने से रोकने के लिए भी क्षेत्र को अशांत करने की हैसियत से यह हमला सुनियोजित किया गया, ऐसा दावा किया गया है। 3 अगस्त को लगभग 35 कुकी ईसाई शवों को दफनाने के लिए रखे जाने वाले सामूहिक दफन को भूमि विवाद के कारण राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया और स्थगित कर दिया जाता है। यह सब कुकियों को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए अंजाम दिया गया। अब बताइए, हिंसा, उनकी मृत्यु संस्कार को अस्वीकृत करना आदि उन्हें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश है। जो आदिवासी पहले से ही जटिल इतिहास में उलझाए गए हैं, उनके हृदय पे यह हथौड़ी की तरह है और उन्हें तोड़ तोड़ कर विघटित कर दिया जा रहा है। एक समुदाय के लिए उसके ऊपर में इतनी तरह के कुठाराघात होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टदायक होगा। कुकी को नष्ट करने का निर्देश प्रसारित होता है। सांप्रदायिक हिंसा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हिंदुओं और गैर हिंदू समुदायों के बीच सत्ता या राज के संबंधों में कट्टरपंथी असमानताओं को छुपाने के लिए किया गया, जबकि कुकी नेताओं को डर है कि हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा टारगेट किलिंग और जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाने का दबाव दिया गया। उनके समुदाय का नरसंहार करने की योजना बनाई गई है। उनका जातीय सफाया तथा उन्हें राज्य विहीन करने के तहत एट्रोसिटी किया गया। इस तरह हिंदू राष्ट्र की लड़ाई मानसिक और शारीरिक क्रूरता से जारी है। मैंने इस वीडियो में ये समझाने का कोशिश किया है कि आदिवासियों के खिलाफ किस तरह की साजिशें रची जा रही है, यह आप समझ पा रहे हैं या नहीं, तो उसे ही समझाने की कोशिश में मैंने ये वीडियो बनाया है। आप देखें, एनालिसिस करें और अपने पूरे जो भी कुछ छपा है हर तरह के, चाहे वो गोदी मीडिया का ही पब्लिकेशन क्यों ना हो या, और इसका तो मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसे आप समझें। आप अगर मेरे चैनल में इस तरह का वीडियो आगे भी देखना पसंद करेंगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सजग रहिए, जानकार रहिए। जितना आप जागरूक होंगे उतना आदिवासी समाज के लिए फ़ायदा अच्छा होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। सबको धन्यवाद। जोहार।